नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आजीविका की क्लास लेंगे एडीओ एग्जाम के लिए, जिसकी 200 से 250 से भी ज़्यादा पोस्ट आने की संभावना है। तो उसके लिए हम प्री तैयारी करवा रहे हैं और ये पूरा निःशुल्क है। प्री तैयारी मतलब पहले ही आप पढ़ो और अपडेट के साथ पढ़ लिए रहो, जिससे आप एग्जाम के समय केवल रिवीजन करना या कुछ और अपडेट आए तो वो करना बस आपके पास बाकी रहे। तो ये क्लास हमारे लिए निःशुल्क है हमारे चैनल सीजीपीएससी नॉलेज हब पर, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी टाइम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अब मैं आपको जो पहला वाला पार्ट लिया था मैंने एनआरएलएम का, उस पार्ट से आगे उसका कुछ चीज जो बताऊंगी, उसके साथ साथ इसको कैसे दीनदयाल उपाध्याय इनके नाम पे जो है परिवर्तित कर दिया गया, तो दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके बारे में ज्यादातर फोकस आज का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर लेते हैं पहले एनआरएलएम की सहयोगी ढांचे की, क्योंकि एनआरएलएम से आगे जो है बढ़ रहे हैं। तो इनके सहयोगी ढांचे मतलब एनआरएलएम को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्तर पर कुछ ऐसे संस्था या सहयोग जो है हमको जरूरत पड़ती है, जिससे एनआरएलएम का क्रियान्वयन जो है अच्छे से किया जा सके। तो एनआरएलएम का जो क्रियान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर अलग अलग 7 स्तरों पे सहयोगी ढांचा है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एनआरएलएम एडवाइजरी कमेटी होगी, जो क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। राज्य स्तर पर एसआरएलएम यानी कि स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ये होगा, और एसएमएमयूएस यानी कि स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स होंगे। ये क्या करेंगे, सहयोग देंगे। इससे क्वेश्चन बनने की संभावना पूरा है। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स होंगे। ब्लॉक स्तर पर आपका ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स होगा। संकुल स्तर पर, संकुल जो है क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी कि सीएलएफ होगा। उसके अलावा समुदाय आधारित होगा तो सीएलए यानी कि कम्युनिटी लेवल आर्किटेक्चर होगा। ग्राम स्तर पर विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बैंक सखी जिसको बीसी भी बोलते हो, आप पैसा वगैरह जमा करते हो ना, वही। तो एनआरएलएम को एक सपोर्ट देने के लिए अलग अलग लेवल पे प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर, राज्य, जिला, ब्लॉक, संकुल, समुदाय और ग्राम, ये 7 अलग क्या है सहयोगी ढांचा है, और अपने अपने स्तर पर सभी सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अब एनआरएलएम जो है, इसके अंतर्गत जो भी आर्थिक लाभ मिलते हैं उसमें कैसा सहयोग या क्या चीजें जो है गवर्नमेंट करती है, उस पे चलते हैं। पहले मैं जो योजना वगैरह है उसी के बारे में बात करूंगी। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी मैं नहीं बताऊंगी। एक तरीके से समझ लो कि लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए ये एक लोगों का समूह है, यही है सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्व सहायता, खुद की सहायता के लिए ये पूरा अलग टॉपिक है एडीओ आजीविका के जो चैप्टर है उसमें, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा, उसमें ही पूरी चीजें क्लियर होगी आपको। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को कई प्रकार की निधियां मिलती है, जैसे चक्रीय निधि, रिवॉल्विंग फंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 से 15 हजार मिल जाता है। सीआईएफ मिल जाता है 50 से 75,000। वीआरएफ मिल जाता है 1.5 लाख तक। एलएफ मिल जाता है सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो फंड है। तो ये पूरा क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। अब आधे से ज्यादा लोग को गुड़गुड़ होगी कि ये सभी क्या है, तो ये सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक पार्ट के रूप में है। जो फंड मिलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, वो क्या चीज का है, तो वो एक सेपरेट पार्ट है। तो कृपया करके आप देख ले सिलेबस को, सेपरेट पार्ट में ही पढ़ेंगे, जिससे यहाँ पे आप आपस में जो है कंफ्यूज ना हो। ओके, अब जाते हैं कवरेज पे। कवरेज कैसे मिलेगा, तो ग्रामीण अगर गरीब परिवार है तो उसके कम से कम हमको एक सदस्य को जोड़ना है, और एक सदस्य में हम कोशिश करेंगे कि प्राथमिकता हम किसको दें, महिला को दें। बीपीएल अगर कोई परिवार है तो उसको हम 100% कवरेज देने का प्रयास करेंगे और जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर आरक्षण की बात आ गई तो महिलाओं को 50%, अल्पसंख्यक को 15% और दिव्यांग को 3% तक आरक्षण मिलेगा। अब किसमें, कवरेज में। कवरेज जो आर्थिक लाभ हम देते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। बीपीएल है तो 100% कवरेज तो हम देंगे, लेकिन मान लो बांटना पड़ गया अलग अलग में, तो फिर महिलाओं को 50% हम कोशिश ज्यादातर करते हैं, अल्पसंख्यक 15% और दिव्यांग 3%, और बाकी जो बच गया वो बाकियों के लिए।
उसके बाद पढ़ते हैं निधि और सब्सिडी, यानी कि किस किस टाइप से पैसा इसको मिल सकता है, एनआरएलएम के माध्यम से पैसा कैसे मिल सकता है। तो एक परिक्रामी निधि होता है, ये भी एनआरएलएम का घटक होता है। इसमें जो बीपीएल परिवार, बीपीएल जो सदस्य वाले 70% लोग हैं, अगर किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, मान लीजिए 10 लोग का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यानी कि स्व सहायता समूह, उसमें से 7 लोग, ओके 7 लोग अगर बीपीएल श्रेणी के हैं, तो ये बीपीएल श्रेणी के होने के से इनको ज्यादा फायदा मिलेगा। इनको मिल जाएगा परिक्रामी निधि, जिसमें 10 से 15,000 तक उनको मिलेगा। परिक्रामी निधि याद रखिएगा, ओके। मैं थोड़ा शुद्ध हिंदी वर्ड यूज की हूं क्योंकि मुझे वैसे ही वर्ड्स मिले हैं और वैसे ही नोट्स में मेरे बने हुए हैं। कोशिश करिएगा आप इसको गूगल ट्रांसलेट कर लेंगे अगर कहीं पे नहीं समझ में आता है तो। पूंजीगत सब्सिडी, ओके, पैसा जो मिलता है पूंजीगत सब्सिडी। तो मान लो आपको एक फंड चाहिए और अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो, अपनी इच्छा से फंड आपके मांग कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी परिसंघ होगी, यानी जो भी संस्था होगी, वो उस समूह की क्या करेगी, उसकी इच्छा अनुसार सहायता करेगी। जैसे कि मान लो मैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य हूं, मुझे 5 रुपए चाहिए, तो परिसंघ मुझे 5 रुपए देने के लिए सहायता करेगा और मुझे प्रत्यक्ष दे देगा, यानी कि स्व सहायता समूह को प्रत्यक्ष रूप से परिसंघों द्वारा सहायता मिल जाती है पूंजीगत सब्सिडी में। अब इसमें ब्याज दर कैसे होगा, तो जितने भी ऋण है उसमें 7% से अधिक तक रहेगा, याद रखना। प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए दिया जाता है और 70% बीपीएल वाले समूह को सब्सिडी में जो है पूंजीगत सब्सिडी अगर वो नहीं लिया है तब उसको मिलेगा। यानी कि देखो पूंजीगत सब्सिडी में खुद से मांग किया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ब्याज का निर्धारण एक तो 7% से अधिक, मतलब 7% समझ लो, 7% तक ब्याज लगेगा, है ना। 7% से अधिक भी ब्याज ले सकता है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो कोई समूह है, समूह पैसा लिया है, कहीं पे लगाया है, तो 7% तक वो ब्याज ले सकता है। समूह लेगा ना, समूह लेगा 7% तक, और प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए तक सब्सिडी मिल जाएगी। और उसके साथ साथ अगर वो बीपीएल सदस्य वाले समूह है, 70% अगर उसमें बीपीएल लोग हैं, 10 में अगर 7 बीपीएल हैं, तो फिर क्या मिलेगा, उनको एक सब्सिडी मिलेगी इस प्रति व्यक्ति 1 लाख वाले सब्सिडी में। और इसमें याद रखना, ये पूंजीगत सब्सिडी नहीं मिलेगा तभी ये 1 लाख रुपए प्रति जो व्यक्ति सब्सिडी है तभी लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूज हो रहे हो तो समझो, पूंजीगत अगर आपने नहीं मांगा तभी आपको 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति वाला सब्सिडी मिलेगा। अवसंरचना विपणन सहायता कैसे मिलेगा, तो राज्य जितना भी कार्यक्रम कोई चला रहा है उसका 20% वो है सामान्य क्षेत्रों में लगवाएगा, पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए 25%। यानी कि कुछ भी काम शुरू करना है तो अगर पूर्वोत्तर है या सिक्किम है, पूर्वोत्तर में सिक्किम भी आ जाता है, तो वो पूरे 7 सिस्टर और सिक्किम मिला के उनको 25% तक जो है राज्य के कार्यक्रम परिवहन, मतलब बोल सकते हो केंद्र जो है इनको क्या करेगा, देगा। उसके अलावा अगर मान लो सामान्य क्षेत्र है तो 20%। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जैसे राज्य है मान लो छत्तीसगढ़, ओके, छत्तीसगढ़ सामान्य राज्य है वैसे तो ये 20% क्या करेगा, एनआरएलएम के थ्रू कुछ न कुछ जो है विपणन व संरचना में सहायता करेगा। और अगर वो पूर्वोत्तर राज्य है या सिक्किम है तो क्या करेंगे, अपना जितना भी बजट बनाएंगे उसका 25% कहीं ना कहीं स्वरोजगार, रोजगार विपणन में लगाएंगे। कौशल विकास और नियोजन परियोजना कैसे, तो कौशल विकास नियोजन परियोजना में क्या है, आपको एक नोडल एजेंसी पकड़नी पड़ेगी। तो कौशल विकास के लिए हमारे पास राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, तो हम उसको पैसा देंगे। तो केंद्रीय आवंटन का कितना % मिलेगा उसको, 15%। ये याद रखना, कौशल विकास में केंद्रीय आवंटन का कितना % जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को मिलता है, 15%, ओके। उसके बाद वित्त पोषण, तो राज्यों को जो वित्त पोषण मिलता है वो गरीबी के आधार पर वित्त का आवंटन होता है, ये अलग टाइप का है, इस पे मत करना, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, समझो कोई भी योजना आएगी, ये एनआरएलएम का अनुपात नहीं है, इसको बिल्कुल इसमें मत डालना। एनआरएलएम के तहत अगर किसी समूह को या किसी जो वित्त का आवंटन किया जाता है, मतलब किसी समूह को सहायता देने के लिए या कुछ ऋण देने के लिए, तो उसकी बात कर रहे हैं 75:25 सामान्य क्षेत्र में रहेगा और 90:10 पूर्वोत्तर और सिक्किम में रहेगा। तो 75:25 जो है सामान्य में और 90:10 पूर्वोत्तर सिक्किम में। योजना के तहत अगर पैसा दिया जाता है तो उसका ये अनुपात होगा।
अब एनआरएलएम का मिशन मोड के तहत क्या क्या सहायता मिलती है इस पे आते हैं। यहीं पे आपको परसेंट सब पता चल जाएगा। जैसे देखो, वर्तमान आवंटन आधारित जो रणनीति है उसके स्थान पे हम किसको अपनाते हैं वर्तमान में, मांग आधारित को। मांग आधारित मतलब जिस राज्य को लगता है कि मुझे गरीबी उन्मूलन के लिए ये योजना बनानी है वो अपनी मर्जी से बना सकता है उसके मांग के अनुसार। जैसे किसी क्षेत्र में कृषि से संबंधित मांग ज्यादा है, यानी कि कृषि को डेवलपमेंट ज्यादा हो सकता है, तो वहां पे राज्य कैसे नीति बनाएगा, कृषि आधारित, कृषि का मांग है, क्योंकि उद्योग का है तो उद्योग का आधारित। तो मांग के आधारित रणनीति एनआरएलएम का मिशन मोड है और ये लक्ष्य परिणामों के संबंध को सुनिश्चित करता है। यानी कि लक्ष्य हम प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हमको पता हो कि हमारे पास क्या मांग उठ रही है। अगर हमारे पास खेती कार्य की मांग उठ रही है या उद्योग की या सेवा क्षेत्र की, तो हम उसके अनुसार जो है एनआरएलएम का अपनाएंगे, तभी हम अपना लक्ष्य परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। उसके अलावा इस एनआरएलएम के कारण हमको क्या क्या फायदा हो रहा है, तो सतत क्षमता निर्माण हो रहा है, यानी कि लंबे समय तक आप आजीविका के लिए टिक सकते हैं। कौशल विकास हो रहा है, गरीबों का तथा संगठित क्षेत्रों के व्यक्तियों को एक आजीविका का अवसर उपलब्ध हो जा रहा है। वो लोग अपना पालन पोषण भरण पोषण करने के लिए या जीवन जीने के लिए एक रोजगार में अवसर जो है उनको मिल जा रहा है। एनआरएलएम को अगर बात करें, मिशन मोड पर संचालित करते हैं त्रिस्तरीय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन मोड पर कितने स्तर पर संचालित होता है, 3 स्तर पर। पहला स्तर भारत सरकार होगा तो भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा राज्य होगा तो राज्य स्तर का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग या मंत्रालय बोल सकते हो, और तीसरा स्तर होता है जिला, तो केंद्र का ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, और उसके तीसरा है जो जिला स्तर का रहता है। अब इसको क्रियान्वयन कैसे करना है, तो जब पहले शुरू हुई थी क्या एनआरएलएम, तो 600 विकास खंड का जो है लगभग 150 जिले के 600 विकास खंड से शुरू हुआ था। लेकिन अभी वर्तमान में वो पूरे सभी जिलों पे और सभी विकास खंडों वगैरह पे लागू हो चुका है। तो 12वीं जब पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, 12वीं यानी कि हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना, तो जब 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसको सारे जिले और ब्लॉक में विस्तार कर दिया गया। ये वर्तमान डेटा है, इसको रट लेना। अभी 600 जिला 640 हो गया है, ये थोड़ा सा और अपडेट कर लेना इसको। ओके, 600 को मानते हैं लेकिन 640 प्लस है, ठीक है, क्योंकि नए नए जिले बनते रहते हैं ना, तो 600 या 640 जो भी आंकड़े आएंगे उसके अकॉर्डिंग लेना। 600 ब्लॉक, 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6 लाख ग्राम और 7 करोड़ लाभार्थी परिवार है। ओके, ये किसके अंतर्गत है, जब 12वीं पंचवर्षीय योजना में एनआरएलएम को पूरा सब जगह लागू किया गया उसके बाद, यानी कि मिशन मोड पे है। अभी उत्तरी स्तरीय वाला पूछ सकता है ना, ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि आरसेती, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन उठा सकता है। कैसे कैसे बनेंगे इसको पढ़ते हैं। पहला चीज, कब शुरू हुआ, तो आरसेती एक प्रकार से एनआरएलएम का ही है, लेकिन आरसेती को पहले चलाया जा रहा था, बाद में इसको एनआरएलएम में डाला गया। तो आरसेती में 2008-9 में इसको सभी जिलों में, मतलब उस समय 18 जिले थे तो 18 जिलों में लागू किया गया था, लेकिन आज वर्तमान में हमारे पास 33 जिले हैं तो सभी जिले आएंगे। भारत सरकार के सहयोग से इसको आरसेती की स्थापना की गई लीड बैंकों के माध्यम से। लीड बैंक क्या होते हैं, जिसका जो ज्यादा टर्नओवर वगैरह रहता है ना, तो जो लीड बैंक रहते हैं उनके सहायता से, लीड बैंक के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो भारत सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के द्वारा लीड बैंकों के माध्यम से आरसेती संस्थान स्थापित कर दिया गया, यानी कि ये लीड बैंक ही कहीं ना कहीं उसको वित्त पोषित करेंगे। अब समस्त जिले शामिल है इसमें। अब इस राशि का वहन कौन करेगा, तो आरसेती एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी कि प्रशिक्षण संस्थान है, तो उसकी सभी राशि भारत सरकार करेगी। कारण क्या है, क्योंकि भारत सरकार ने इसको स्थापित करवाया है। अब ये अलग अलग वर्गों में बटा है। जैसे वर्ग 1 में रखा गया है जो 42.40 प्रति घंटा प्रति हितग्राही ये राशि है ना, रुपए प्रति घंटा प्रति हितग्राही दिया जाएगा बैंक प्रशिक्षण के दौरान सहायता राशि। ओके, वर्ग 2 में 36.50 रुपए है ना प्रति घंटा प्रति हितग्राही, और वर्ग 3 में 30.20 रुपए प्रति घंटा प्रति हितग्राही ये लगाया गया है सहायता राशि। प्रशिक्षण के दौरान जैसे देते हैं ना कुछ पैसा, वैसे ही। तो 42, 36, 30। ओके, 42, 40, 36, 50, 30, 20, ध्यान रखना। 42, 40, 36, 50, 30, 20। आरसेती में न्यूनतम जो है 200 घंटे का प्रशिक्षण किया जा सकता है, 200 घंटे का न्यूनतम है ये।
और इसमें लाभान्वित वर्ग कौन होंगे, तो पहले युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, तो 18 से 45 वर्ग के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 18 से 45 वर्ष के आयु के युवाओं को। प्रशिक्षण निधि के बात कर लेते हैं। अगर 1 माह के लिए है तो 4,000 रुपए और 1 से अधिक के लिए 5,000 रुपए। प्रशिक्षण निधि मतलब सेंटरों को एक निधि, एक फंड आवंटित होगा, तो 1 माह के लिए 4,000, 1 माह से अधिक के लिए 5,000 रुपए। केंद्रों को जो भी आवंटित होती है राशि, है ना, वो 1 करोड़ रुपए है और ये कम से कम 2 वर्षों का फॉलोअप रहता है, ठीक है। 2 वर्षों के फॉलोअप रहते हैं, 1 करोड़ रुपए केंद्रों को आवंटित किया जाता है। तो ये आपका आरसेती हुआ। अब आते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो आपका काम का है, जिसको DDU GKY या दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये दोनों तरीके से बोलते हो, लेकिन इसको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ही नाम दिया गया था, इसलिए मैं उसी को बेस बना के इसमें आपको कराऊंगी। अब इसमें होगा क्या, प्रारंभ हुआ सितंबर 2014 से, NRLM के बाद ही आया दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे, तो सितंबर 2014 से ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हो गया। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में है। इसमें रोजगार आधारित मजदूरी, यानी कि अगर कोई मजदूरी देते हो तो रोजगार परक हो, और स्वरोजगार कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है इसको पुनर्गठित किया गया, यानी कि रोजगार आधारित मजदूरी और स्वरोजगार कार्यक्रम जो चलता था, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25 सितंबर 2014 को इसको पुनर्गठित कर दिया और एक नई योजना ला दी, जो है क्या था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये ध्यान रखना, इसकी विशेषता क्या है, तो ग्रामीण युवकों के लिए पीपी मोड, पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, यानी कि जहां पे पब्लिक सेक्टर भी काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी काम करेंगे, और इस मोड पर बाजारोन्मुख रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण देंगे। यानी कि जो ग्रामीण युवक है उनको हम ऐसा प्रशिक्षण देंगे PPP मोड पर जिससे कि रोजगार जुड़ा हो। जैसे मान लो हमने प्रशिक्षण दिया किसी को बाल काटने का, तो वो नाव का दुकान खोल सकता है, यानी कि बाजार उन्मुख रोजगार। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में 70% को अनिवार्य रूप से रोजगार उपलब्ध कराना है, यानी कि जितने लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं कम से कम 70% को हम क्या करेंगे, रोजगार उपलब्ध कराएंगे। गरीब परिवार के हैं तो 15 से 35 आयु वर्ग। ओके, दीनदयाल उपाध्याय में अगर युवा की बात करेंगे तो 15 से 35, और अगर बाकी सभी को मिला के बोलेंगे तो 15 से 45 रहता है, लेकिन अगर युवाओं पे आया तो 15 से 35 वर्ष के युवाओं पे ज्यादा ये ध्यान दिया है। उसके हितग्राही को कैसे रहेंगे, ST SC को 50% अनुदान मिलेगा इसमें, मतलब महिलाओं को आरक्षण बोल सकते हो, 33% रहेगा, अल्पसंख्यक को 15% रहेगा। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि प्राथमिकता में 15 से 45 वर्ष के भी व्यक्ति आते हैं। युवाओं पे फोकस किया गया है, लेकिन प्राथमिकता 15 से 45 तक है। ST SC 50%, महिला 33%, अल्पसंख्यक 15%, इसको ध्यान रखना है ना। अब प्राथमिकता में कैसे आएगा, एक महिला हो सकती है, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, आगे बढ़ाना है। विशेष पिछड़ी जनजाति, अब हमारे यहाँ 5 और 2 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिनका तो संस्कृति भी विलुप्त हो रहा है, तो हम उसको भी मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो उसको लाएंगे। विकलांग जिनका कोई अभी बोल सकते हो उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता, और वो खुद के जैसे भी करके अपने जो भी दिव्यांग रहते हैं उन लोग अपने जो भी मतलब पीड़ित रहते हैं एक प्रकार से, वो भी अपने समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो उनको भी प्राथमिकता देंगे। पुनर्वासित बंधुआ मजदूर कोई बना के रखा गया था, बन के रह रहा था कहीं पे, अब उसको हमने छुड़ा लिया है तो उसको भी इसमें प्राथमिकता देंगे। किसी मानव का दुर्व्यापार हो रहा था, महिला बच्चा वगैरह का, तो उसको भी प्राथमिकता देंगे। सर पर मैला ढोने वाले, जो गंदगी है उसको ढोने वाले व्यक्ति, उनको प्राथमिकता देंगे। किन्नरों को, क्योंकि उनको समाज अपनाता नहीं है, तो उनको भी प्राथमिकता देंगे। HIV पीड़ित को, जिसके बारे में बहुत ही भ्रांतियां फैली रहती है कि HIV पीड़ित जो है किसी को फैला सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। पर जनरली अशिक्षा के कारण जो है लोग उसको हीन भावना से देखते, तो हम उनको भी प्राथमिकता देंगे। एक चीज समझना, जब भी प्राथमिकता का क्वेश्चन आए ना, ये सोचना कि समाज से किसको किसको हम बहिष्कृत करते हैं या समाज में किसका स्थान नीचे जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको तुक्का भी मार सकते हो। वित्त पोषण, ये मतलब ये दीनदयाल उपाध्याय वाला है। ओके, दीनदयाल उपाध्याय वाला है, याद रखना। अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो समस्त यहाँ 100% होगा। सिक्किम पूर्वोत्तर हिमालयन क्षेत्र में 90:10 है ना। सिक्किम पूर्वोत्तर हिमालयन मतलब सिक्किम और 7 सिस्टर हिमालयन में मतलब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आता है, 90:10 होगा यहाँ पे।
उसके बाद सभी राज्यों में 60:40 होगा। इसको आपको याद रखना है। वर्तमान में आप बोलो NRLM या दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये दोनों का 60:30 है भी वर्तमान में अनुपात, ये वाला आपको ध्यान रखना है। प्रशिक्षण अवधि 3 से 12 माह की होगी, जिसका नोडल एजेंसी प्रत्येक जिला में गठित किया जाएगा, है ना। अब दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है ग्रामीण आजीविका मिशन, इसकी विशेषता देख लेते हैं, इसी के अंतर्गत है वो भी सर्वमान्य सामाजिक एकजुटता, मतलब आपको साथ साथ काम करने को प्रेरित करना है। तो प्रत्येक परिवार से, प्रत्येक ग्रामीण घर परिवार से कम एक सदस्य को पकड़ेंगे और वो कैसी हो, ज्यादातर महिला होना चाहिए, है ना। मानव मल मूत्र ढोने वाले को ध्यान देंगे ज्यादा, उसको जो जोड़ेंगे मुख्य धारा में। तस्करी वाले मानव को भी जोड़ेंगे, जिसका शिकार था वो, है ना। अभावग्रस्त जनजाति समूह यानी कि विशेष पिछड़ी जनजाति, बंधुआ मजदूर या विकलांग व्यक्ति इसमें आएंगे, यानी कि सारे लोगों को हम एकजुट करने का प्रयास करेंगे। जो पहले बताई वो लगभग वही है, प्राथमिकता वालों को डाल दो। दूसरा है निर्धनों का भागीदारी पूर्ण निर्धारण। अब निर्धनों का निर्धारण करते हैं हम PIP यानी कि पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, ठीक है। PIP के माध्यम से ही हम गरीबों का निर्धारण करेंगे। अब इसमें करेंगे क्या, तो लक्षित समूह का पहले तो पहचान करेंगे, उसके पहचान करने के लिए हमारे पास कौन रहेगी, ग्राम सभा। जब भी आप किसी लक्षित समूह की पहचान करते हो ना, उसकी सूची ग्राम सभा बनाती है और उस सूची का अनुमोदन देता है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा ही लाभार्थियों का चयन करती है और सूची जो है ग्राम पंचायत के पास भेजती है, जिसके बाद फाइनल जो स्वीकृति है ग्राम पंचायत दे देता है। निरंतर उपलब्ध संसाधनों के रूप में समूह को निधि मतलब फंड देना, जैसे परिक्रामी निधि, सामुदायिक निवेश निधि, जोखिम प्रबंधन निधि, ये सारी निधियां जो है मिलती है। तो संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने के लिए ये सारी निधियों को स्व सहायता समूह को दिया जाता है, बोल रहे हैं। मतलब स्व सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे मैंने बताया था ना चक्री निधि, है ना, वैसे ही इसको परिक्रामी निधि, सामुदायिक निवेश निधि, जोखिम प्रबंधन निधि, ये 3 जो निधियां हैं ये कहीं ना कहीं तरीके से हम देंगी। जैसे देखो वित्तीय प्रबंधन क्षमता कैसे बढ़ी, परिक्रामी निधि से उनको पैसा मिल गया, सामुदायिक निवेश निधि से वो मतलब आपस में निवेश करके पैसा मिल गया, जोखिम प्रबंधन निधि से पैसा उन लोग जुटा के रखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेंटेन कर पाएंगे किसको, अपने समूह के फंड को। ओके, और उस समूह के फंड से वो हो सकता है कोई रोजगार जो है शुरू कर दे, या तो दूसरों को जो है वो पैसा दे उपलब्ध कराए और उसके बदले में ब्याज ले। तो इससे स्व सहायता समूह क्या होगा, एक प्रकार से सुदृढ़ होगा। सर्व सामान्य वित्तीय समावेशन, ये क्या है, तो मांग और पूर्ति दोनों पक्षों पे ध्यान, जितना मांग होगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप आपूर्ति नहीं करते हो तो आप पीछे हो जाओगे। तो सर्व सामान्य वित्तीय समावेशन में मांग और पूर्ति दोनों पक्षों पे ध्यान देगा। जैसे मांग मतलब गरीबों को क्या वित्तीय सहायता चाहिए, है ना, गरीबों को क्या जरूरतें हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम ही गरीबों को बताएंगे। मतलब गरीब थोड़ी जानेगा कि मेरी मांग क्या है, मुझे जरूरत क्या चीज का है, लेकिन हम NRLM के माध्यम से उस गरीब को बताएंगे कि आपको इस चीजों की जरूरत पड़ती है, तो आपकी मांग ये होए। उसके अकॉर्डिंग आपूर्ति, तो आपूर्ति के लिए वित्तीय क्षेत्र जो भी रहेंगे उनको आपस में हम लाएंगे और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। कहने का मतलब है जैसे कि कोई भी प्लेटफॉर्म है संचार प्रौद्योगिकी में, जैसे मान लो मोबाइल प्लेटफॉर्म है, तो हम अगर किसी की मांग मान लो 100 रुपए है तो उसको हम 100 रुपए पेटीएम जैसे कर देते हैं ना, वैसे ही गरीबों को पहले तो हम उनकी वित्तीय जरूरतों के बारे में समझाएंगे और हम ऐसे माध्यम से, संचार माध्यमों के माध्यम से उनको उसकी आपूर्ति भी उपलब्ध करा देंगे। जैसे बैंक मित्र के माध्यम से बैंक ऋण की जो है वह है प्राप्ति जो है वो कौन कर सकता है, गरीब कर सकता है। मतलब गरीब के अनुसार, जरूरत के अनुसार हम उसको जितना हो सके सुविधाजनक वहां पे क्या करेंगे, सेवा देंगे। उसके बाद निर्धनों द्वारा कार्यान्वयन, गरीबों के लिए, गरीबों का और गरीबों द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम, ठीक है, इसको याद रखना। दीनदयाल उपाध्याय को गरीबों का, गरीबों द्वारा, गरीबों के लिए, वो आपका लोकतंत्र का जैसा रहता है ना, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया गया शासन, वैसे ही गरीबों के लिए, गरीबों का गरीबों द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है ये। तालमेल बैठाना, जैसे कृषि है एक संस्था है, एक विपणन संस्था है, दोनों के बीच आप तालमेल बैठाओगे तभी तो। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका प्राप्त कर रहा है तो विपणन के
लिए उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा। पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ोगे, जैसे ग्राम पंचायत है या ग्राम सभा है, इसके माध्यम से ही लाभार्थी को जो है सुविधा दिया जा सकता है। स्व सहायता समूह, ये भी पंचायतों से जुड़े रहते हैं, तो पंचायती राज संस्थाएं समय समय पर उनको भी सपोर्ट करते हैं, सहायता देते हैं, और जो भी योजना आती है उनके लिए उससे उनको रूबरू करवाते हैं। एग्जिट स्ट्रेटेजी, 10 साल बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है स्वयं प्रबंधन संभाल लेगा। 10 साल तक हम क्या करेंगे, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम जो है वित्त पोषित करके उसको सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे, उसके बाद खुद का वो मैनेजमेंट कर पाएगा। और उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कुछ घटक है जिनको पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत कुछ योजनाएं जो काम की है, एक है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, MKSP बोलते हैं। 2010-11 में एक कॉन्सेप्ट लाया गया, महिला किसान। ओके, पहले क्या है, किसान पुरुष ही होते थे, महिलाएं भी अब कई जगह जो है किसी के घर में पुरुष नहीं है तो खेती वगैरह बाड़ी करती थी। तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के माध्यम से जो मिलने वाला लाभ है वो महिलाओं को मिल सके, इसके लिए एक योजना ही ला दी 2010-11 में। अब इसमें करना क्या है, तो एक तो पहला, हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि कृषि में महिलाओं की भी भूमिका, ऐसा नहीं कि केवल पुरुष ही ट्रैक्टर चला सकता है, पुरुष ही खेती कर सकता है, महिला भी कर सकती है। तो महिलाओं को एक उचित स्थान कृषि के क्षेत्र में दिलाने ये एक प्रयास था। उसके साथ साथ कृषि आधारित जो आजीविका है उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना और उनके द्वारा उत्पादकता को, उनके लाभ को बढ़ाना भी एक लक्ष्य था। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, स्वीप कहा जाता है इसको। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे व्यवसाय को, वो स्टार्टअप बोलते हैं ना, छोटा छोटा, तो छोटा छोटा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक व्यावसायिक तकनीकी पहलू है। व्यावसायिक तकनीकी पहलू मतलब एक तकनीक है, बोल सकते हो, स्टार्ट ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम। और इसमें किया गया जाएगा तो एक तो मार्गदर्शन दिया जाएगा, अगर किसी को वित्त की जरूरत है तो प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, प्रशिक्षण की जरूरत है तो प्रशिक्षण दी जाएगी। जैसे स्टार्टअप, मान लो मुझे एक बिजनेस खोलना है, कोचिंग लगाना है, तो पहले मुझे एक व्यावसायिक तकनीकी के रूप में स्विप मिलेगा, मतलब एक मार्गदर्शन मिलेगा, आप ऐसा करो, थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, थोड़ा बहुत प्रशिक्षण मिलेगा। तो ये सारी चीजें ही क्या आती है, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम। अब स्विप में आप डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि क्या क्या जो है मतलब सुविधाएं मिलती है, तो ये सारे आएंगे। और ये ब्लॉक स्तर पे चलता है, ये ध्यान रखना। ओके, ब्लॉक लेवल पे रहता है, ब्लॉक स्तर पे रहेगा ये काम का है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, तो ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित, सस्ती और सामुदायिक निगरानी संचालित परिचालन किया जाता है। कहने का मतलब ये है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जो जीविका के साधन है या स्वरोजगार के जो साधन है उसमें जो है सुरक्षित, सस्ती और सामुदायिक निगरानी, ये हमको रखना है किसके माध्यम से, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के माध्यम से। यानी कि केवल और केवल आप योजनाओं की निगरानी करोगे। ओके, तो ये यहाँ तक है आज वाले क्लास का। इसके बाद मैं आपको और चीजें पढ़ाऊंगी, कुछ योजनाएं हैं उनको पढ़ाऊंगी, IRDP को पढ़ाऊंगी, प्लस SGSY, ये सारी चीजें आएंगे। और इस तरीके से हम जो है ये सेकेंड यूनिट को कवर अप करेंगे कुछ क्लासों में। ओके, तो बिल्कुल इसके लिए आप जो है चैनल पे जुड़े रहिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा और कॉमेंट भी करके बताइएगा कैसे लगा। ये जो है मैंने कलेक्ट किया हुआ है, पर मैं वहां पे जो आप जाके किसी बुक को उठाओगे ना, सब इधर उधर फैला दिखेगा। कई जगहों से कलेक्ट करके जब आप बनाओगे, पढ़ोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगता है। तो हम लोग उसी के लिए बैठे हैं ताकि आपको कम मेहनत करना पड़े और आपका जल्दी जल्दी कवर अप हो जाए। ओके, तो जल्दी जल्दी आप लोग जो है चलिए शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।